हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रूलिंग द कंट्री साइड। ये हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है कि जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पर आप कह सकते हैं कि कैसे शासन चलाना शुरू कर दिया था, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमने देखा था कि उन्होंने किस तरह व्यापार पहले करने आए थे, ठीक है ना। तो 1600 में आप कह सकते हैं कि वो पहले आए भारत में। उन्होंने परमिशन मांगी यहाँ पर कि हाँ भी हमें थोड़ी सी ज़मीनें दे दी जाएं, हमें यहाँ पर व्यापार करने की परमिशन चाहिए आपसे। और धीरे धीरे ये हमारे भारतीयों के सिर पर ही चढ़कर बैठ गए, कैसे इन्होंने कब्जे कर लिए, ठीक है। तो आपने कल बहुत कुछ यहाँ पर देखा होगा कि कैसे कैसे इन्होंने ये जो काम किए थे, कैसे इन्होंने कूटनीति अपनाई। तो आज भी हम इस तरह की बहुत सारी बातें देखेंगे। तो इन्होंने कैसे भारतीय लोगों का शोषण किया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की आज बात होने वाली है, ठीक है। पहले कहाँ की बात हो रही थी? पहले हम मेनली ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं किए थे, ठीक है। कल जो भी हमने बात की थी उसमें हमने ग्रामीण क्षेत्रों की बात की नहीं थी। तो इसमें आज हम देखेंगे कि इसमें जो इन्होंने रूलिंग की, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों को अपने इलाकों में इन्होंने शामिल करना शुरू कर दिया, किस तरह वहाँ के लोगों का उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया। तो आपको पता ही है कि रॉबर्ट क्लाइव नाम का यहाँ पर पर्सन था। ये दीवानी लेता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बंगाल की दीवानी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। तो ये मुगलों से 1765 में इसने क्या ले ली? दीवानी ले ली। किसकी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। आपको पता है ना कि जब युद्ध जीतने के बाद, बक्सर का युद्ध जीतने के बाद, इसने आप कह सकते हैं कि दीवानी ले ली थी। 1764 में आप कह सकते हैं कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, और 1700 आप कह सकते हैं 57 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता लगता है कि 12 अगस्त द कंपनी बिकेम द दीवान। क्यों दीवान कैसे बन गया कि 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में क्या हुआ? जो मुगल एम्परर यहाँ पर हुआ करता था, जो उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान वो बना दिया, ठीक है यहाँ पर। तो ये आपको भी पता है कि ये जो इवेंट हुआ होगा वो कहाँ पर हुआ होगा? वहाँ पर सिर्फ 4-5 लोग ही होते होंगे, ठीक है। तो उन 4-5 लोगों के बीच में इन सभी जो वहाँ के क्षेत्र हुआ करते थे उनको देने का ऐलान कर दिया कि हाँ भाई ये अब से तुम्हारे हैं, ठीक है। तो हमने कल भी देखा था कि जैसे कि पहले जो अंग्रेज हुआ करते थे, ठीक है, तो इससे पहले उनको क्या करना पड़ता था? बाहर से जो भी ये यहाँ से सामान खरीदते थे, इसके लिए यहाँ पर उनको सोने के रूप में पैसे देने पड़ते थे। बट अब तो इनको दीवानी यहाँ पर मिल गया, मतलब ये कि अब वहाँ से ये पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लोगों से कुछ भी कर सकते थे ये। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत साल हो चुके थे। कंपनी को अभी इतना तो पता लग ही गया था कि भाई जो भी हमने काम करने हैं उसको थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बाहरी शक्तियाँ थी, क्योंकि वो बाहर से आए थे। तो इसलिए ये क्या करते थे? वो बड़े ही ध्यान से आप कह सकते हैं कि कोई भी कदम उठाया करते थे। मतलब ये कि जब भी उन्होंने कोई इस ऐसी जगहों पर वो कभी आक्रमण नहीं करते थे जिनके बारे में उन्हें कुछ पता ही ना हो। तो धीरे धीरे पहले वो वहाँ की जो आप कह सकते हैं कि वहाँ की जानकारी इकट्ठा करते थे, और बाद में आप कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों पर वो कब्जा कर लेते थे। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लोग यहाँ पर दिखाई दिए, जो भी अंग्रेजों को, तो उसको ये पता लगा कि यहाँ पर जो भी लोग हैं इनको अपने कंट्रोल में लेना भी बड़ी मुश्किल बात है, ठीक है। तो अब उसने सोचा कि यार इन लोगों को कैसे अपने कब्जे में लिया जाए, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहा करते थे वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि वो जो लोकल पावर्स थी वो काफ़ी शक्तिशाली हुआ करती थी। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा सोच विचार किया और यहाँ पर कूटनीति यहाँ पर भी उन्होंने अपनाने की कोशिश की। तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो कैसे इन्होंने, जो किसान थे, वहाँ के लोग थे, उनका कैसे इन्होंने शोषण करना शुरू किया। रेवेन्यू फॉर द कंपनी की जो यहाँ पर कंपनी है उसने भी कैसे कह सकते हैं जो रेवेन्यू था वो कैसे इन्होंने कमाने शुरू किए, पैसे जो भी लोगों से इन्होंने कैसे लेने शुरू किए। तो यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर देखा कि जो ये लोग आए थे एज अ ट्रेडर आए थे, कि व्यापारी के रूप में आए थे। तो ये सीधे रूप से ये क्या कहते थे कि भाई हम ना इन लोगों से हम टैक्स इकट्ठा कैसे करें। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हेजिटेट कर रहे थे। तो धीरे धीरे इन्होंने देखा कि लगभग 5 सालों में यहाँ पर जो प्राइजेस थे, जो भी यहाँ पर गुड्स बेची जाती थी, उनके प्राइस डबल हो गए, ठीक है। तो डबल होने के बाद क्या हुआ कि 1865 में कंपनी ने क्या किया? कंपनी, आपको पता ही है कि उससे पहले लोग यहाँ पर जो गोल्ड या फिर जो सिल्वर हुआ करता था उसके रूप में ये वहाँ से ब्रिटेन से मंगाया करते थे और इसी से व्यापार किया करते थे। बट अब तो इनको यहाँ पर राइट्स मिल गए थे कि आप यहाँ से बंगाल में आप क्या कर सकते हैं
कि आप लोगों से कर इकट्ठा कर सकते हैं और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल क्या किसके लिए करेंगे, ये इन्हीं पैसों का इस्तेमाल ये लोग जो बंगाल में जो भी वे व्यापार कर रहे हैं आयात निर्यात के लिए, मतलब ये कि जो भारत से पैसे होंगे उन्हीं का इस्तेमाल ये यहीं पर कर लेंगे, ठीक है, लोकल मार्केट में। तो यहाँ पर इन्होंने देखा, ठीक है, तो जो बंगाल के यहाँ पर जो भी अंग्रेज हुआ करते थे, तो हमें यहाँ पर ये भी बात देखने को मिलती है कि इनके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकाल देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर किसान थे उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोन ऊपर आ गया कि वो दे नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर 1770 में एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक अकाल पड़ गया था, फैमिन आ गया था। फैमिन आने के कारण यहाँ पर लगभग 10 मिलियन कितना होता है, लगभग 1 करोड़ लोग यहाँ पर जो बंगाल में होते हैं वो मर गए थे, ठीक है। 1 करोड़ मतलब कि वहाँ की 1/3 आबादी यहाँ पर मर गई थी, 1/3, क्योंकि 3 करोड़ आबादी हुआ करती थी और वहाँ पर 1 करोड़ वहाँ पर लोग मर चुके थे, जो भी वहाँ पर आप कह सकते हैं कि फैमिन आया था। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी चार्ल्स कॉर्नवालिस की, ठीक है। चार्ल्स कॉर्नवालिस ये तब भारत में आया था जब परमानेंट जो सेटलमेंट्स हुआ करती थी ना, जब भारत में ये इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, तब ये यहाँ पर भारत में आया था। तो इनको क्या लगा कि भाई अब ना जो एग्रीकल्चर में यहाँ पर आपको यहाँ पर एक पॉइंट भी दिखाई दे रहा होगा, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, कि इनको लगा कि हमें अब ना एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए इन्होंने क्या क्या किया था, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि जो यहाँ की इकॉनमी थी उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, यहाँ पर लोग मरने लग गए थे। तो अब कंपनी को फिर इनकम आएगी कहाँ से, ठीक है, तो इसको अब पैसे मिलेंगे नहीं। तो कंपनी के ऑफिसर्स को लगा कि भाई हमें ना अब क्या करना चाहिए, अब हमें ना यहाँ की जो लैंड है, ठीक है, इस पर हमें पैसे लगाने चाहिए। जो यहाँ की धरती है ना, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए हमें थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, लगभग आप कह सकते हैं कि 10-20 साल बाद इन पर भी डिबेट होती रही कि भी अब क्या किया जाए। तो कंपनी ने फाइनली क्या कर दिया कि एक परमानेंट सेटलमेंट्स हुआ करती थी, मतलब ये कि जो स्थायी बंदोबस्त हुआ करता था उसको लागू करवा दिया गया था। और स्थायी बंदोबस्त जो कि परमानेंट सेटलमेंट्स थे, इसके अंडर क्या क्या करना पड़ता था ये भी हम समझ लेते हैं। तो इसके अंडर बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार्स, मतलब ये कि जो वहाँ पर आपको राजा देखने को मिलेंगे और जो भी आपको वहाँ पर तालुकदार देखने को मिलेंगे उसको एज अ जमींदार आप कह सकते हैं कि जमींदार उनको मान लिया जाएगा। और उनसे क्या कहा जाएगा कि आप यहाँ से टैक्स इकट्ठा करो, जो भी यहाँ से कर इकट्ठा आप करेंगे और आपने बाद में कंपनी को जितने भी पैसे मिलेंगे वो आपने कंपनी को हैंड ओवर कर देने हैं, मतलब कंपनी को आपने दे देने हैं। तो आपको पता लग गया होगा, यही था परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। तो इनको लगा कि हम जो अमाउंट फिक्स कर देंगे ना, जो भी मतलब ये कि जो भी वहाँ के राजा होंगे, ठीक है, जिनको भी जमींदार हम घोषित कर देंगे, जो भी वहाँ के तालुकदार या राजा होंगे, तो उनकी हम इनकम फिक्स कर देंगे कि भाई आपको ना ये इतने ही पैसे इनसे लेने हैं। तो वो क्या होगा कि वो लोग क्या करेंगे, वो ना ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम ना यहाँ की जो ज़मीनें हैं, ठीक है, जहाँ मान लीजिए कि ये कोई ज़मीन है तो यहाँ पर किसानों को कह दिया गया कि हाँ अभी आप यहाँ पर फसलें उगाओ, और यहाँ पर जो ताल्लुकदार था या फिर राजा था इनको बना दिया गया ज़मींदार। अब इनको कहा गया कि आपने यहाँ से कर इकट्ठा करना है। तो इनको अंग्रेज़ों को लगा कि ये अगर इनको पता लगेगा कि हाँ भी यहाँ पर इतनी फसलें उगाई जा रही हैं तो ये और कोशिशें करेंगे कि ज़्यादा उत्पादन हो, जिनके कारण इनको जो ताल्लुकदार और राजा होंगे उनको फ़ायदा होगा। तो उनको फ़ायदा होने के कारण वो यहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे कि हाँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ठीक है। बट इसका परिणाम अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा अलग ही देखने को मिलता है। तो कंपनी को तो कुछ और लगा, बट ये बात यहाँ पर देखने को मिली नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या समस्या देखने को मिली, हम इसमें भी देख लेते हैं। जो कि स्थायी बंदोबस्त था, जो परमानेंट सेटलमेंट्स थी, तो इसमें ये बात हमें देखने को मिली कि जो कंपनी के आप कह सकते हैं जो अधिकारी थे, उन्होंने देखा कि जो जमींदार हैं ना वो ज़्यादा पैसे लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए, लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए हम खाद वगैरह डालते हैं कि नहीं डालते हैं, ठीक है, मशीनें अच्छी यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पर भी ये उम्मीद की गई कि जो ताल्लुकदार या फिर राजा, जो भी जमींदार होंगे, वो इन भूमियों को सुधारने के लिए पैसे देंगे। बट उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और यहाँ पर जो रेवेन्यू था, ठीक है, जो भी पैसे लेने थे वो इतना ज़्यादा हाई था कि वहाँ पर जो ज़मींदार थे उनको ये पैसे देने भी बड़े मुश्किल हो गए थे। जो भी उन्होंने पैसे डिसाइड कर दिए थे कि आपको ज़मींदारों को ये पैसे हमें देने हैं, क्योंकि गांव वाले क्या करेंगे, गांव वाले ज़मींदारों को देंगे पैसे, ठीक है, और ज़मींदार क्या करेंगे, ज़मींदार अंग्रेज़ों को देंगे। तो जो भी कंपनी होगी, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेल हो गए, मतलब कि जो पैसे देने में नाकामयाब हुए,
ना कामयाब हुए, उनको तो ये जो ज़मीनें हुआ करती थी, ठीक है, उनको उनसे हाथ से गंवानी पड़ी और उनको अपनी आप कह सकते हैं कि जो ज़मीनें थी वो भी उनको बोलियां लगाकर बेचनी पड़ी। और जब आप 19वीं शताब्दी में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्थितियाँ थी वो बहुत ही बदल गई थी, ठीक है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्केट में जो भी वस्तुओं के जो प्राइस थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, बट जो कल्टीवेशन की जा रही थी वो बहुत ही धीरे धीरे की जा रही थी। इसका मतलब क्या था कि जो ज़मींदारों की जो तनख्वाहें हैं, ठीक है, जो जमींदारों की यहाँ पर जो तनख्वाहें होंगी, तो जमींदारों की आप कह सकते हैं कि सैलरियाँ तो बढ़ी, बट यहाँ पर अंग्रेजों को ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने जमींदारों ने यहाँ पर कोई आप कह सकते हैं स्टेप ही नहीं लिया कि जिनसे ज़मीनों का आप कह सकते हैं कि जो भी वहाँ की उपजाऊ शक्ति होगी वो बढ़ाई जा सके। तो यहाँ पर हमें और क्या बातें देखने को मिलती थी कि जो जमींदार थे वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं थे किस बात में, कि जो धरती है, जो भी वहाँ पर लैंड है, उसकी उपजाऊ क्षमता आप कह सकते हैं इम्प्रूव की जाए, ठीक है। वो इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि वो ज़मीनें क्या करते थे, वो और भी वहाँ पर लोग हुआ करते थे, उनको आप किराए पे दे देते थे और उनसे ही वो पैसा इकट्ठा कर लिया करते थे, तो उनको ज़रूरत भी क्या थी, ठीक है ना, तो उनको तो पैसे मिल ही रहे थे। तो उन्होंने कहा भी हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रख लेना है कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट्स है ये चार्ल्स कॉर्नवालिस के टाइम पर आई थी। कब आई थी ये? 1793 में। आप इसको लिख भी लें, ठीक है, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो ऐसे आप भूल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम 2-3 और सिस्टम पढ़ेंगे जो कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर लाया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो यहाँ पर गाँव में आपको जो भी खेती करने वाले यहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं, तो मेनली उनका ही शोषण किया जा रहा था। जो भी आपको यहाँ पर किसान देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो तो ज़्यादा रेट्स पर, हाई इंटरेस्ट रेट पर आप कह सकते हैं ज़्यादा पैसे लेकर वो ज़मीनें दे दिया करते थे, और वो जब बाद में जब वो किसान वो पैसे दे नहीं पाते थे तो इस तरह उनका शोषण यहाँ पर होता रहता था। अब हम देख लेते हैं कि महाल क्या होता है, ठीक है। महाल क्या होता है कि ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महाल इज़ अ रेवेन्यू एस्टेट विच मे बी विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। मतलब ये कि वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन होगा, ठीक है, उसी गांव में उसको नियुक्त कर दिया जाएगा कि जो सारे पैसे होंगे वो महाल को, मतलब वहाँ पर जो भी ग्रुप होगा वहाँ पर गांव का, ठीक है, वो वहाँ पर उसको जमा कर दिया जाएगा और वो क्या करेगा, अंग्रेजों को वो सारे पैसे वहाँ पर ले आकर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक मैकेंजी नाम का आपको यहाँ पर एक गवर्नर देखने को मिलता है, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी उसका नाम था। तो उसने क्या किया, जो यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो भी प्रांत था, कौन सा, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि इन्होंने ना जो यहाँ पर एक महालवाड़ी सिस्टम था इसको इन्होंने डिवाइस किया, ठीक है। इसके अंदर क्या था, ये 1822 में ये डिवाइस किया गया था, इसको लाया गया था, और इसको लगा कि यहाँ पर जो भी हमें इंडियन सोसाइटी में जो लोग मिलते हैं, ठीक है, इनको अच्छे ढंग से हमें रखना पड़ेगा। और यहाँ पर इसके डायरेक्शन के अंडर यहाँ पर क्या हुआ कि जो कलेक्टर हुआ करते थे, ठीक है, जो कलेक्टर हुआ करते थे वो गांव से गांव उन्होंने घूमना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो भी वहाँ की लैंड होगी उसको उन्होंने देखा कि वहाँ पर उपजाऊ शक्ति उसकी कैसी है, जो वहाँ की मिट्टी है उसका वहाँ पर प्रकार कैसा है, वहाँ पर कौन कौन सी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनके बारे में सभी को किताबों में लिखा गया। और वहाँ की आप कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू होता है ना, कि हमें इस जगह से इतना रेवेन्यू चाहिए, मतलब कि आपको कर के रूप में इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये यहाँ पर डिसाइड किया गया, ठीक है। इसी को क्या कहा गया, कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज, ठीक है, इसी को महाल सिस्टम कहा गया, महालवाड़ी सिस्टम कहा गया, हैड टू पे, कि ये पे करना पड़ेगा। तो ये जो डिमांड थी, तो इसको धीरे धीरे ऐसी चेंजेस में यहाँ पर लाते हुए आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोई परमानेंट फिक्स नहीं थी, इसको टाइम टू टाइम पर यहाँ पर चेंज भी किया जाता था, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम महालवाड़ी सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि पहले हमने कौन सा पढ़ा था, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा। तो ये आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी थॉमस मुनरो की, गवर्नर की, मद्रास की, गवर्नर ऑफ ये मद्रास हुआ करता था, जिसने 1819 से लेकर 1826 तक इसने यहाँ पर राज किया था। अब हम बात कर लेते हैं द मुनरो सिस्टम की, ठीक है। मुनरो सिस्टम क्या हुआ करता था, तो यहाँ पर आपको जो मुनरो सिस्टम था ये आप कह सकते हैं परमानेंट जो सेटलमेंट्स हुआ करती थी ना, तो ये उस प्रकार का एक सिस्टम हुआ करता था। बट इसको लाया गया था किसके द्वारा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो मुनरो यहाँ पर एक हुआ करता था, जो यहाँ का गवर्नर हुआ करता था, थॉमस मुनरो जिसका नाम था, तो ये इसके द्वारा आप कह सकते हैं मेनली यहाँ पर लाया गया था। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी यहाँ पर जो रैयत क्या होते हैं, रैयत होते हैं किसान, इसको रैयतवाड़ी सिस्टम भी कहा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रैयतवाड़ी सिस्टम इसका नाम था। तो इसमें जो किसान हुआ करते थे, ठीक है, तो उनसे ही सीधा अगर लगान ले लिया जाएगा, जो भी वहाँ पर पैसे होंगे उनसे ले लिया जाएगा,
तो इसको हम क्या कहते थे, इसको रैयतवाड़ी सिस्टम कहा करते थे। तो इसके अंडर आपको कौन कौन से डेवलपमेंट देखने को मिलती है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी खेत हुआ करेंगे, जो भी यहाँ पर आपको जो फील्ड देखने को मिलते हैं, तो इनको बड़े ही सेपरेटली बड़े ध्यान से क्या करेंगे ये लोग, इसका सर्वे करेंगे और बाद में असेसमेंट मतलब कि जो भी इनसे कितने यहाँ पर हमने लगाना है, कितने कितने यहाँ पर इनसे पैसे लेने हैं, तो ये डिसाइड यहाँ पर किया जाता था, ठीक है ना। तो ये एक बात रही यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सिस्टम बनाए गए, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट हो, या फिर वो मुनरो सिस्टम, जो भी सिस्टम हो, तो यहाँ पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तो लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो ज़्यादातर किया जा रहा है वो किसानों का शोषण ही हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर ऑफिशल्स हुआ करते थे, जो कंपनी के अधिकारी थे, वो ज़्यादा प्राइसेस मांगा करते थे कि भाई आपको ज़्यादा हमें प्राइसेस देने पड़ेंगे। तो इनके चक्कर में क्या होता था, ज़्यादा प्राइसेस मांगने के चक्कर में इनको बड़ी ही परेशानी होती थी कि इनको जो यहाँ पर किसान हुआ करते थे, किसान दे नहीं पाते थे। किसानों को फिर भी उम्मीद थी कि चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई जो नया सिस्टम होगा वो ज़रूर आएगा और हमारी जो दशा होगी वो ज़रूर सुधरने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप की। यूरोप के लिए जब फसलें उगाई गई तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप ब्रिटिशर्स को देखेंगे तो उन्होंने जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि भाई ये जो फसलें हमें चाहिए, ठीक है, जो इनको चाहिए यही नहीं उगाने देंगे, हम इनसे वो वाली फसलें भी उगवाएंगे जो हमें ज़रूरत है, जो यूरोप को चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो अफीम की और इंडिगो की जो खेती थी, ठीक है, इंडिगो क्या होती थी, इंडिगो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इंडिगो होता था नील, ठीक है, ओपियम, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, मतलब कि अफीम और नील की खेती। नील आपको पता है ना कि कपड़ों को रंग करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। तो इसकी मांग ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया, ठीक है, जबरन यहाँ पर भारतीय लोगों से आप कह सकते हैं कि जो नील की खेती थी या फिर अफीम की खेती थी वो करवाई थी। कहाँ पर, जूट इन बंगाल, टी इन असम की, यहाँ पर और भी बहुत सारी फसलें होती थी, जैसे कि जो जूट हुआ करता था, ठीक है, जूट होता था वो बंगाल में, जो चाय होती थी असम में, क्योंकि आपको अभी भी पता है कि जो असम में अभी भी चाय की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। तो शुगर केन जो गन्ना होता है उसकी खेती यूनाइटेड प्रोविंस में, ठीक है, अभी तो उत्तर प्रदेश नाम है, उस टाइम पर इसका नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस। और जो वीट हुआ करती थी, ठीक है, वीट क्या होती है, गेहूं की खेती पंजाब में करवाई जाती थी। और जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन की खेती, कपास की खेती महाराष्ट्र में और पंजाब में, ठीक है, और राइस की खेती मद्रास में। ये सारी जो चीज़ें हुआ करती थी ये कमर्शियल तौर पर इन भारतीय लोगों से करवाई जाने लग गई थी अलग अलग जगहों पर। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने भी और भी बहुत सारे तरीके अपनाए। तो यहाँ पर हमें कलर, डू यू कलर हैव अ हिस्ट्री की अब हम बात करेंगे नील की, ठीक है, नील की कहानी की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 और 6 में आपको यहाँ पर कुछ इमेज दिखाई दे रही होगी, ये दोनों आपको इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। तो ये कलमकारी प्रिंट है, ये 12वीं शताब्दी में भारत में आप कह सकते हैं देखने को मिलता है। और ये आपको जो 6th वाला है, ठीक है, ये जो ये वाली फिगर है ये आपको देखने को मिलती है कि मॉरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी की, ये आपको 19वीं शताब्दी के अंत में ये इंग्लैंड में ये आपको देखने को यहाँ पर मिलता था, ठीक है ना। तो ये जो कलमकारी यहाँ पर जो प्रिंटेड है ये किनके द्वारा बनाया गया है, ये आंध्र प्रदेश के कह सकते हैं जो बुनकर हुआ करते थे, ठीक है, ये उनके द्वारा ये बनाया गया था। तो यहाँ पर इन दोनों में जो कलर यूज़ किया गया है वो इंडिगो, मतलब कि नील की खेती का जो नील जो हुआ करता था उसका यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा, या फिर यूरोप को आप कह सकते हैं, भारत एक टाइम पर सबसे ज़्यादा आप जो निर्माता था, एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया था। तो वो कैसे बन गया था, नील खेती करने के आप कह सकते हैं कि क्या क्या हानियां हुआ करती थी, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांटेशन क्या होता है, ठीक है। तो प्लांटेशन क्या होता है कि ये लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर की प्लांटेशन होती है कि जहाँ पर एक लार्ज फार्म बना दिया जाता है और वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे जबरन कोई खेती करवाई जाती है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन यहाँ पर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉफ़ी, शुगर केन, तंबाकू, टी एंड कॉटन, इनकी खेती करवाई जाती है। तो ये जो डिमांड थी इंडिगो की, तो ये डिमांड क्यों बढ़ने लगी, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जो इंडिगो जो खेती की जाती थी ये कहाँ पर की जाती थी, ये ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स आपको पता होगा ज्योग्राफी में अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा ये ग्लोब है, ठीक है, और यहाँ पर कौन सी रेखा गुजरती है, ये गुजरती है इक्वेटर, मतलब कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। और आपको पता है कि ये कौन सी रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं कि ये जो बीच वाले जो इलाके हैं ना, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये इंडिगो उगाने के लिए ट्रॉपिक वाले जो एरिया हैं, ठीक है,
उष्णकटिबंधीय वाले जो एरिया हैं, यहाँ पर आप नील की खेती करने के लिए ये वाली जगह बहुत ज़्यादा बेटर थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत भी तो इसी से होकर गुजरता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिक्स वाला जो रीजन था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी खेती की जाने लगी थी। तो ये कैसे कैसे ये जो कहानी थी, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 13वीं शताब्दी की बात करेंगे तो यहाँ पर इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, कि यहाँ पर जो भारतीय नील था इसका मैन्युफैक्चरर था वो, ठीक है, वो इस्तेमाल किया जाने लग गया था। कहाँ कहाँ पर? इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। किस लिए? कि जो कपड़े होते थे उनकी रंगाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भारतीय इंडिगो हुआ करती थी, जो भारतीय नील हुआ करती थी, वो बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में ये यूरोप में पहुंचा करती थी। और इसके जो प्राइस हुआ करते थे, जो रुपए हुआ करते थे, मतलब कि जो कीमतें हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। क्योंकि जो नील की खेती थी उसको उगाने के लिए भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, बड़ा ही टाइम लग जाता था, बड़ी मेहनत वाला काम था। तो इसके बहुत सारे आप कह सकते हैं हानियाँ भी हुआ करती थी। तो इसी के कारण जो आप कह सकते हैं कि नील आंदोलन भी किया गया था, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो यूरोप के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़े का उत्पादन किया जाने लग गया था, तो इनको आप कह सकते हैं कि इनके कपड़ों की रंगाई के लिए इन रंगों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाने लग गया था। बट यहाँ पर आप कह सकते हैं जो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे, जो यूरोप में कपड़े बनाया करते थे, उनको किन पर डिपेंड रहना पड़ता था? इनको यहाँ पर डिपेंड रहना पड़ता था जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक वोड नाम का एक पेड़ हुआ करता था, ठीक है, वोड नाम की एक फसल हुआ करती थी। तो इससे ये क्या करते थे, वायलेट और ब्लू कलर का डाई जो बनता था वो यहाँ से बैंगनी और ब्लू यानी कि नीला कलर का आप कह सकते हैं यहाँ पर जो कलर था वो निकाला जाता था। बट ये कहाँ पर उगाए जाते थे? ये टेम्परेट जोन में, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो यूरोप था, ठीक है, वो आप मेनली टेम्परेट जोन में ही पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी खेती बहुत ज़्यादा की जाने लगी थी। बट अब अगर आप वोड का कलर देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली एक तो अवेलेबल था यूरोप में, बहुत ही आसानी से मिल जाता था, ना तो इसको उगाने में इतने पैसे लगते थे। और ये कहाँ कहाँ उगाया जाता था? ये इटली में, साउथर्न फ्रांस में, और भी जर्मनी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, और ब्रिटेन में ये उगाया जाने लग गया था। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो कंपटीशन था इंडिगो के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गया था। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जो वोड का आप कह सकते हैं कि जो कलर हुआ करता था वो बहुत ही फीका होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोगों को जो मांग थी वो इंडिगो की बढ़ने लग गई थी। अगर इंडिगो की बात करें, नील की बात करें, तो उसका जो कलर हुआ करता था वो बहुत ही पक्का कलर हुआ करता था और उसकी डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। तो यहाँ पर 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो ये यूरोप के लोग थे यहाँ पर पहले तो इन्होंने इंडिगो पर टैक्स वो कर दिया था, बैन लगा लिया था, ठीक है। बट यहाँ पर यूरोपियन कुछ व्यापारी गए वहाँ पर कि भाई आप यही जो बैन है उसको हटाओ कि हम इंडिगो की खेती यहाँ पर कर पाएँ, ठीक है, या फिर दूसरे देशों से मंगा पाएँ। तो ये एक बात थी। तो यहाँ पर जो फ्रेंच हुआ करते थे इन्होंने इंडिगो थी वहाँ पर सेंट डोमिंग नाम की एक जगह हुआ करती थी कैरेबियन आइलैंड में, तो इन्होंने इसका उत्पादन था वो यहाँ पर करना शुरू कर दिया था। और जो यहाँ पर ब्राज़ील में जो पुर्तगाली थे उन्होंने इसका उत्पादन यहाँ पर करना शुरू कर दिया था। और अंग्रेजों ने यहाँ पर जमाइका में यहाँ पर किसका, नील का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। और स्पेनिश में यहाँ पर वेनेजुएला में यहाँ पर इन जगहों पर इन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया था। और जो इंडिगो प्लांटेशन थी यहाँ पर वो आपको बहुत सारे पार्ट्स में नॉर्थ अमेरिका में भी आपको यहाँ पर देखने को उस टाइम पर मिलेंगे। बट यहाँ पर अगर आप 18वीं शताब्दी के अंत तक देखेंगे तो यहाँ पर जो डिमांड थी इंडिगो की वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। बट यहाँ पर 1783 से लेकर 1789 में अगर आप देखेंगे 1783 टू 1789 में जो यहाँ पर इंडिगो की जो डिमांड थी वो घटने आप कह सकते हैं, मतलब डिमांड तो वहाँ पर बढ़ रही थी बट यहाँ पर उसका जो उत्पादन था वो घट गया था, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ यहाँ पर क्लोथ को डाई किया जाता था, ठीक है, क्लोथ डायर्स थे ब्रिटेन में, ठीक है, अब उनको अभी अब तो चाहिए थी इंडिगो, ठीक है। उन्होंने कहा यार अब कैसे इंडिगो को अब हम उत्पादन करें, इसको कैसे करें। तो इन्होंने क्या किया कि भारत का रुख अपनाया। इन्होंने कहा यार कि भारत से यहाँ पर कुछ उम्मीद है तो अब हम भारत को ही देखते हैं। तो इन्होंने भारत में यहाँ पर कैसे इंडिगो की खेती करवानी शुरू कर दी, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बंगाल में यहाँ पर जो इंडिगो की जो खेती थी वो धीरे धीरे यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर आप 1788 की बात करें, ठीक है, 1788 में तो यहाँ पर क्या हुआ था कि सिर्फ 30% आप कह सकते हैं कि जो इंडिगो हुआ करती थी वो ब्रिटेन को इंपोर्ट की जाती थी। कहाँ से? भारत से, ठीक है। सिर्फ 30% ही इंडिगो भारत से इंपोर्ट की जाती थी, मतलब कि निर्यात की जाती थी। बट अगर आप 1810 में देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रतिशत था, ठीक है, 1788 में कितनी थी? सिर्फ 30%, ठीक है।
सिर्फ 30% जो इंडिगो थी वो भारत से ब्रिटेन में जाती थी। बट अगर आप वही 1810 में देखेंगे, ठीक है, 1810 में, तो ये लगभग 95, ठीक है, 95% यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब ये कि कितना ज़्यादा इसमें आप बढ़ोतरी देखने को आपको मिलती है। तो ये जो इंडिगो की यहाँ पर जो इंडिगो का जो व्यापार होता था वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लग गया, और जो कंपनी के ऑफिसर्स हुआ करते थे यूरोप से, ठीक है, वो भी यहाँ पर भारत में आने लग गए, इसमें निवेश करने लग गए। और यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑफिसर्स ने दूसरे कामों को छोड़कर इन्होंने इंडिगो का जो कारोबार था वो अपना लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनसे बहुत ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 1791 में एक स्लेव रिवोल्ट यहाँ पर किया गया था, अगस्त 1791 में सेंट डोमेंग यहाँ पर। तो एक पेंटिंग यहाँ पर दिखाई गई है। तो 18वीं शताब्दी में जो यहाँ पर फ्रेंच प्लांटर्स हुआ करते थे, ठीक है, तो ये इंडिगो को उगाया करते थे। ठीक है, और जो शुगर होती थी इसको भी यहाँ पर उगाया करते थे, क्योंकि ये भी उस टाइम पर फ्रेंच की कॉलोनी हुआ करता था। तो पूरे यूरोप में उसकी डिमांड तो थी ही। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो अफ्रीकन स्लेव थे वो यहाँ पर काम किया करते थे। तो 1791 में 1791 में इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आप कह सकते हैं कि जो इंडिगो उगाने वाले आपको बहुत सारी जो जगह दिखती हैं, इनको इन्होंने फैक्ट्रियों को जला दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1792 में 1792 में जो यहाँ पर फ्रांस था, इन्होंने ये जो स्लेवरी थी इसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि उनको फिर गुस्सा ठंडा करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो इस इवेंट से क्या हुआ कि जो इंडिगो की जो खेती थी वो यहाँ पर उनको बंद करनी पड़ी थी। ठीक है ना। तब हम ये देख लेते हैं कि हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड, कि इंडिगो को यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए यहाँ पर अंग्रेजों ने कौन कौन से तरीके अपनाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने दो सिस्टम थे उसको अपनाया, एक तो था निज और एक था रैयती। ठीक है, एक तो था निज, एक था रैयती। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंडर क्या क्या होता था, इसके भी बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो निज कल्टीवेशन हुआ करती थी, तो इसमें क्या होता था कि जो प्लांट हुआ करते थे, ठीक है, इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता था कि जो पर्सन यहाँ पर इसकी खेती करेगा वो ज़मीनें खरीद लेता था, या फिर ज़मींदार से सीधे ज़मीन खरीद लेता था। और यहाँ पर तो निज में या तो वो खुद की ज़मीनें खरीद लेते थे, या तो वो क्या करते थे, या तो फिर वो जो ज़मींदार हुआ करते थे, ठीक है, उनसे ज़मीनें खरीद कर, और या फिर उनसे रेंट पर लेकर, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आपको जो दूसरे लोग मिलते हैं जो किसान होते थे, इनको हायर करके या फिर जो लेबर होते थे इनसे यहाँ पर मजदूरी वगैरह करवाया करते थे। तो यहाँ पर जो निज कल्टीवेशन थी इसके साथ क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलती है, तो जो भी आपको यहाँ पर प्लांटर्स देखने को मिलते हैं, तो वो यहाँ पर जो अपना एरिया था वो एक्सपांड करने के लिए राजी नहीं थे। ठीक है, बढ़ाने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न है कि जो इंडिगो यहाँ पर जो नील की खेती होती थी वो सिर्फ उपजाऊ जहाँ पर जो शक्ति होती थी ना, जो कि वहाँ पर फर्टाइल वाला एरिया होता था, ठीक है, तो वो वहाँ पर ही की जा सकती थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसी ज़मीनें जहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ शक्ति होती थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती थी, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे जगह देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर लोग क्या करते थे, यहाँ पर खेती किया करते थे। तो यहाँ पर जो प्लांटर्स हुआ करते थे, तो यहाँ पर अगर इनको ज़मीनें मिल भी जाती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो प्लांटर्स यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ज़मीनें के टुकड़े थे वो चाहिए थे, तभी उनको ज़्यादा मुनाफा हो सकता था। तो ये इस तरह ही इन्होंने गलत काम करने शुरू कर दिए, वहाँ के लोगों से भी धक्केशाही कर कर इन्होंने ज़मीनें लेनी शुरू कर दी। और इसी के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, जो टेंशन, जो मतभेद थे यहाँ के लोगों में और जो प्लांटर्स हुआ करते थे उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। बट यहाँ पर जो लेबर थी उसको भी यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। कहने का मतलब ये कि अगर वहाँ पर उन्होंने नील की खेती करनी है तो उनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पर उन लोगों को हलों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो नील की खेती थी ये उस टाइम पर ही की जाती थी जब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब यहाँ पर भारतीय लोग दूसरी खेती या फिर चावल की जब ये खेती किया करते थे, तो उस टाइम पर ये जब राइस कल्टीवेशन में जब ये बिजी हुआ करते थे तभी इनको इन मजदूरों की ज़रूरत हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो निज कल्टीवेशन में आपको यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो अगर यहाँ पर जो 1000 यहाँ पर जो पहले जो यहाँ पर ज़मीनों को मापने के लिए बीघा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तो बीघा हुआ क्या हुआ करता था, ये एक यूनिट हुआ करती थी, ठीक है, इकाई हुआ करती थी जिससे ज़मीनों को मापा जाता था ब्रिटिश काल के दौरान। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1000 बीघा के लिए आपको 2000 जो हल हुआ करते थे उनकी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है ना। तो मतलब ये कि आपको 1 बीघा के लिए आपको 2 हलों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली थी। बट इसी टाइम पर जो यहाँ पर
किसान हुआ करते थे, उन्होंने दूसरी फसलों को भी उगाना होता था, तो ये बड़ी मुश्किलें यहाँ पर आपको इनको यहाँ पर देखने को मिलती थी। बट यहाँ पर 19वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है कि इनको मजबूर किया गया, कि इनको जो किसान हुआ करते थे कि आपने ना अपनी ज़मीन पर 25% कम से कम आपको जो इंडिगो है, नील की खेती है, उसकी आपको खेती करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर और भी बहुत सारी समस्याएं थी इस नील के साथ, क्योंकि ये जो नील की जो जड़ें हुआ करती थी, जो यहाँ पर इंडिगो की जो जड़ें हुआ करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा गहरी हुआ करती थी, ठीक है। तो जिसके कारण उसकी जो फर्टिलिटी है, ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है, वो बहुत ही कम हो जाया करती थी, ठीक है। तो इसलिए जो किसान हुआ करते थे वो कोई दूसरी फसल उगा ही नहीं पाते थे। तो इसके कारण भी किसान बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि नाराज़ थे इन लोगों की वजह से। तो यहाँ पर हमें पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर जो नील की खेती है उसकी कटाई वगैरह की जा रही है, ठीक है। ये 1860 की यहाँ पर आपको पिक दिखाई दे रही होगी, ये गाँव की, ग्रामीण इलाकों की ये पिक्चर है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अभी तो हमने देख लिया निज सिस्टम, ठीक है, अभी हमने निज सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे रैयती सिस्टम की, ठीक है ना। रैयती सिस्टम में क्या हुआ करता था, तो जो ये प्लांटेटर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो भी आपको प्लांटर्स देखने को मिलते हैं, इनको मजबूर किया जाता था, जो भी किसान हुआ करते थे, कि आप ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, एक एग्रीमेंट हुआ करता था कि आपको ये साइन करना पड़ेगा। और इसके आप कह सकते हैं कि एक गलत तरीक़ों से ये जो गांव वाले वहाँ पर हुआ करते थे, उनसे ये साइन वगैरह करवा लेते थे। और यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी यहाँ पर प्लांटेशंस हुआ करते थे, ठीक है, जो भी यहाँ पर आप जो देखने को मिल रहे थे, इनसे एक साइन करवाने के बाद इनको पैसे दे दिए जाते थे, ठीक है। कि मतलब ये कि उनको कहा जाता था कि भाई आपको हम ना कम ब्याज पर पैसे दे देंगे, ठीक है। पैसे इनको एडवांस में दे दिए जाते थे, ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। बट आपको पता है कि जो इंडिगो की जो खेती होती थी, जब उनका उत्पादन होता था तो इनके बहुत ही कम पैसे मिलते थे, तो वो उतने पैसे भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बोझ बन जाया करते थे और ये लोन के जाल में ये फंस जाया करते थे। तो इनको मजबूरी में ही आप कह सकते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इसकी फिर नील की खेती मजबूरी में यहाँ पर करनी पड़ती थी। मतलब ये कि इनको 25% भाग पर इनको नील की खेती करनी ही पड़ती थी, इनको पैसे लेने के बाद भी, ठीक है ना। तो ये बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो नील की खेती थी, इसके में भी आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक जटिल प्रक्रिया थी कि इसके अंदर भी जो प्लांटर्स होंगे, ठीक है, प्लांटर्स को बीज दिए जाएंगे, ठीक है, फिर इनको ड्रिल करना पड़ेगा, फिर कल्टीवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉयल, इनको फिर मिट्टी का आप कह सकते हैं फिर सोड बिजाई की जाएगी। तो इसको बड़े ही ध्यान से आप कह सकते हैं जो नील की खेती थी वो यहाँ पर की जाती थी। तो ये अब हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो नील की खेती थी इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता था। तो ये आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड, कि जो नील की खेती थी, जो नील था, इसको निकाला कैसे जाता था। तो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस जैसे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, मैं रेड रेड मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको कुछ बॉक्स टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, तो ये वैट्स हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्मेंटिंग वैट भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये वैट क्या हुआ करते थे, एक बर्तन टाइप कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कोई कंटेनर देखा होगा, ये बड़ा सा एक कंटेनर टाइप यहाँ पर रखा होता था। तो इसमें से ही बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर इसका जो नील का था उसका निर्माण यहाँ पर किया जाता था। तो ये 1863 की ये पिक्चर है, तो इसमें अभी हम देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता था। तो सबसे पहले क्या होता था कि जो ये प्लांटर्स हुआ करते थे, ठीक है, तो ये जब नील की खेती पक जाती थी, जब भी हो जाती थी, तो इसकी कटाई कर ली जाती थी और बाद में इसको जो वैट्स हुआ करते थे, ठीक है, जो यहाँ पर आपको एक बर्तन टाइप यहाँ पर जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं वैट्स, ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें इसको काट के इन फसलों को यहाँ पर रख दिया जाता था, ठीक है। इसमें रखने के बाद आप अगर देखेंगे तो इसमें रखने के बाद इसको पहले गर्म किया जाता था, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर नील के जो भी पत्ते होते थे, ठीक है, आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि महिलाओं के द्वारा पहले इनको लाया जाता था और बाद में इनके पत्तों को उसी वैट्स में डाल दिया जाता था। और उसी वैट्स के साथ आपको 3-4 वैट्स और देखने को मिलते थे जिनके अलग अलग फंक्शन हुआ करते थे, ठीक है, अलग अलग काम हुआ करते थे। तो सबसे पहले इसको गर्म किया जाता था, गर्म करने के बाद, ठीक है, गर्म करने के बाद कुछ घंटों के बाद यहाँ पर जो भी प्लांट्स आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेस हो जाती थी, जो भी उसमें से पानी होता था उबला हुआ, उसको निकाल देते थे और जो वहाँ पर पत्ते बच जाते थे, ठीक है, उसको दूसरे आप पानी में यहाँ पर डाल देते थे, ठीक है। अब क्या होता था, अब दूसरे में डालने के बाद इसकी एक हिसाब से उसको ना हिलाया जाता था, उसमें डंडे डालकर, कि उसमें ना पिटाई टाइप की जाती थी, कि उसको ना मिक्स किया जाता था, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या होता था कि आप वहाँ का जो कलर होगा, ठीक है, जो इंडिगो का जो कलर होगा वो पहले तो हो जाएगा किसी और कलर का, ग्रीन कलर का हो जाएगा, फिर बाद में हो जाएगा ब्लू, ठीक है। तो जो उसमें से पानी निकलेगा, ठीक है, उस पानी को निकालने के बाद आप अगर देखेंगे तो इसके नीचे जो चीज़ें जो जमी रह जाएंगी, ठीक है, लास्ट स्टेज पर
जो एक आप कह सकते हैं कि मिट्टी की तरह कोई जो चीज़ लास्ट में जमी रह जाएगी, इसको निकाल लिया जाएगा और इसको निकालने के बाद इसको सुखा देंगे, ठीक है। इसको सुखाने के बाद जो ये इंडिगो पल्प होगी, ठीक है, लुगदी टाइप बन जाएगी और इसको क्या करेंगे, इसको बाद में निकाल कर सुखा लेंगे और इसको बेचने के लिए तैयार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक जो वैट्स बीटर, मतलब कि जो मैंने कहा था ना जो पिटाई करते थे, ठीक है, तो ये इसी से उस पानी के अंदर जो आपको डंडा दिखाई दे रहा होगा, तो इसी से उसको हिलाया करते थे, ठीक है ना। सोल्यूशन को, घोल को इसी से हिलाया करते थे। तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो नील को उगाने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो भी किसान हुआ करते थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था और उनको एक आप कह सकते हैं कि जो लोन का जो जाल था उसमें फंसा दिया गया था। तो इसमें बहुत सारे जो किसान थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर की, जो ये आप नील विद्रोह के बारे में देखेंगे तो मार्च के टाइम था, मार्च 1859 का ये टाइम था। यहाँ पर हजारों लोग क्या थे कि रैयट्स थे, ठीक है, बंगाल में। उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं उगाएंगे नील, ठीक है। कब की बात है ये, 1859 की। 1857 में विद्रोह हुआ था, ठीक है, और 1859 में इन्होंने भी विद्रोह कर दिया कि भाई हम नहीं उगाने वाले नील, आप जो कुछ मर्जी कर लो। और जो रैयत से यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि भाई हम आपको रेंट भी नहीं देंगे। और इन्होंने, और यहाँ पर जो इंडिगो, यहाँ पर जो फार्मर हुआ करते थे, इन्होंने जो यहाँ पर जो नील के फैक्ट्रीज हुआ करती थी, ठीक है, इसको यहाँ पर अपने डंडों से, भालों से लेकर इन पर हमला बोल दिया और इनको यहाँ पर तहस महस इन्होंने यहाँ पर करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पर वो करते भी क्या, अब उनका इतना ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। तो यहाँ पर हमें अब देखने को मिलता है कि जो भी वहाँ पर लोग हुआ करते थे, जो भी वहाँ पर फसलों को उगवाने के लिए मजबूर किया करते थे, उनका सोशल बाइकआउट कर दिया गया, मतलब कि उनका बहिष्कार कर दिया गया। और यहाँ पर जो भी एजेंट हुआ करते थे प्लांटर्स के, ठीक है, इन सभी लोगों का बहिष्कार कर दिया गया। और जो भी यहाँ पर जो रेंट इकट्ठा करने आते थे ना लोग, ठीक है, उनकी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिटाई की गई। और 1859 में जो इंडिगो रैयत हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने फील कर लिया था कि भाई हमें ना जो यहाँ पर लोकल जमींदार हैं या फिर जो विलेज के जो हेडमैन हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे, उनको उनका भी सपोर्ट था। इवन कि जो विलेज के जो मुखिया हुआ करते थे या फिर जो लोकल जमींदार हुआ करते थे, वो गांव-गांव में घूमकर जाकर कहा करते थे कि भाई हमें ना इन इंडिगो जो भी हमें ये मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, इंडिगो को उगाने के लिए, हमें इनके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये देखने को मिलता है कि ये सारे एक साथ मिल गए थे, तभी इन्होंने विद्रोह किया था। तो वैसे भी 1857 में तो जो वहाँ के जो अंग्रेज थे वो वैसी समस्या में थे कि यार अभी तो विद्रोह होकर हटा है, कोई और विद्रोह ना हो जाए। तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं किसानों को बड़ी उम्मीदें थी अंग्रेज से कि भाई ये कोई ना कोई रूल जरूर लेकर आएंगे जिनके कारण भी हमारी जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था 1859 में, सर्दियों का टाइम था, तो उसने देखा कि जो रैयत सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट, कि उनको लगा कि भाई हाँ ये जो गवर्नर है अभी उनको क्या करेंगे कि उनकी जो स्थिति है वो उसको देखेंगे और उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जिनका नाम था एशले एडन, ठीक है। तो इन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया जिसमें रैयत को कहा गया कि भाई आप ना रैयत को, जो भी यहाँ पर किसान है, उनको आप मजबूर नहीं कर सकते कि आप भाई नील की खेती करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। और ना ही इस पर्सन को भी मजबूर किया जाएगा या फिर इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात पूरे वहाँ पर इलाके में फैल गई कि जो क्वीन विक्टोरिया वहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है, ब्रिटेन में, उनकी मदद से भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई आपको अब नील की खेती करना अनिवार्य नहीं है, आप यहाँ पर आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। तो इस तरह इन्होंने यहाँ पर बात कही थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह इन्होंने जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल में ले लिया। तो यहाँ पर एक कमीशन भी बैठा दिया गया था जिनमें कहा गया कि भाई जो ये रैयत हैं, किसान हैं, इनका शोषण ना किया जाए, कि अगर कोई बात हो रही है तो ये क्या बातें हैं। तो उसमें पाया गया कि जो ये किसान हैं उनके साथ आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गलत किया जा रहा है, उनकी आप कह सकते हैं लाचारी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो इसमें ये सारी बातों को इन्होंने फिर लिख दिया कि भाई आपको अब कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर बात लिखी हुई है कि एक किसान से पूछा गया कि भाई आप इंडिगो की खेती करेंगे अगर आपको एक नई टर्म एंड कंडीशन दे दी जाएंगी। तो यहाँ पर हाजी मुल्ला नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, तो इन्होंने कह दिया कि भाई मैं ना, मुझे भीख भी मांगना ही पड़ जाए, मुझे कहीं और जाना पड़ जाए, बट यहाँ पर मैं नील की खेती करूँगा नहीं। तो मतलब ये कहने का कि आपको ये समझना होगा कि उस टाइम पर ये नील की खेती करना भी कितना मुश्किल का काम हुआ करता था। तो यहाँ पर जब ये रिवोल्ट खत्म हुआ, जब ये विद्रोह खत्म हुआ, तो अब जो इंडिगो की खेती थी, नील की खेती थी, ये भी अब बंगाल में बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। तो जो यहाँ पर प्लांटर्स हुआ करते थे, ठीक है, जो प्लांटर्स हुआ करते थे, अब उनको वहाँ पर ऑपरेशन बिहार में जाना पड़ गया था। और उस टाइम पर आप कह सकते हैं कि जो मैन मेड डाइज होती हैं ना, जो कि
प्राकृतिक तौर पे जो इंडिगो होती है वो नहीं, दूसरे आप कह सकते हैं जो सिंथेटिक कलर होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक डाइज होती हैं, 19वीं शताब्दी में उनका निर्माण हो गया था। तो जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ये जो हाथ से बनी हुई, जो प्राकृतिक तौर पर जो बनी हुई इंडिगो थी, इसके प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो लोगों के में ये जो डिमांड थी इसकी कम हो गई थी। और यहाँ पर अगर आप 1917 में देखेंगे तो ये एक आंदोलन भी चलाया गया था, किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, चंपारण मूवमेंट, ठीक है, चंपारण आंदोलन, ठीक है, गांधी के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था, ठीक है, उसी टाइम पर। तो ये भी आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो इंडिगो की जो प्लांटेशन है वो यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, मेकिंग इंडिगो इन कैरेबियन स्लेव प्लांटेशन। तो ये हमारा चैप्टर था। उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ ना आता हो या फिर आपको कोई क्वेरी हो तो वह भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।